नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। मैं सोचता हूं कि एक चुनाव की हार कितना बदल देती है इंसान को। स्मृति ईरानी जी कभी मिनिस्टर हुआ करती थी, फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी, दिन रात कांग्रेस परिवार पे हमला किया करती थी और सदन में जब चीख चीख कर बोलती थी तो पूरे सदन में उनके अलावा किसी की आवाज नहीं आती थी। आंखें लाल लाल हो जाती थी, चेहरा एकदम सूज जाता था, दोनों मुट्ठियां भींच भींच कर राजनीति कम करती थी, भाषण ज्यादा देती थी। राहुल गांधी को चुनाव में हराया था और वो अहंकार ऐसा सर पे चढ़ा था कि उनको लगता था कि बस दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मंत्री रही, मंत्री का बंगला, गाड़ी, आईएएस अफसर आगे पीछे घूम रहा है, जो शान थी उस शान का क्या कहना। कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, लेकिन मंत्री होने की जो शान है वो शान अलग ही होती है। इसीलिए तो मंत्री बनने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन देखिए, शर्मा जी ने अमेठी के चुनाव में क्या हराया। बेचारी स्मृति ईरानी जी की राजनीति ही खत्म हो गई। दिल्ली में चुनाव प्रचार वगैरह करने लगी तो शोर हुआ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, किनारे कर दिया गया, रेखा शर्मा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी दिखना बंद हो गई, कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिखती थी, धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। जब ट्रॉलिंग शुरू हुई उनकी तो राहुल गांधी ने आके बचाया। और अब यह खबर आ रही है कि जो सीरियल वो वर्षों पहले करती थी, जिस सीरियल के चलते उनकी पहचान बनी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब दोबारा आने वाला है इतने वर्षों बाद। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर में स्मृति ईरानी जी खुद बता रही हैं कि सीरियल दोबारा आ रहा है। वैसे भारत का इतिहास रहा है कि दोबारा आने वाला सीरियल जो है वो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। सीक्वल हमारे यहां बहुत कम हिट होते हैं, ज्यादातर सीक्वल डब्बे में चले जाते हैं और वक्त बहुत बदल चुका है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब स्मृति ईरानी का ये सीरियल आता था, मैं गुजरात में था और उस समय अगर आप सड़क पे निकलिए, सड़कें खाली मिलती थी, लोगों के घरों से इसी सीरियल की आवाज आती थी। इसका म्यूजिक तो जैसे बच्चे बच्चे को याद हो गया था और सच में उस समय घर घर में स्मृति ईरानी को पहचाना जाता था। एक और सीरियल आता था, मुझे याद है, कहानी घर घर की। उसमें कौन था ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो घर घर में पहुंच गई थी, जिसका फायदा उठाकर वो राजनीति में आई और राजनीति में कई चुनाव हारने के बाद एक चुनाव जीती। अब उस चुनाव जीतने के बाद अगर नॉर्मल रही होती तो शायद आगे भी राजनीति कर पाती, लेकिन इतना ज्यादा अहंकार बढ़ गया था राहुल गांधी को एक चुनाव में हरा लेने का कि वो अहंकार उनकी अपनी राजनीति खा गया और अब बरसों बाद जाकर वही सीरियल कर रही हैं, टीवी में जाकर वही सीरियल कर रही हैं जो पहले किया करती थी। जिन अफसरों को कभी डांट दिया करती होंगी, जो अफसर टाइम लेकर मिला करते होंगे, अब वो अफसर हंस रहे होंगे। अब वो मंत्री जी को अपने टीवी पे एक्टिंग करते हुए देखेंगे। जिस अमेठी की दुनिया भर की बातें करती थी, अमेठी में मैंने घर खरीद लिया है, मैं अमेठी में ये करूंगी वो करूंगी, वो अमेठी अब उनके लिए अनजानी हो गई, पराई हो गई और अब सबको पता है कि लौटकर शायद ही वो चुनाव लड़ने आए। अगली बार वहां से जो चुनाव लड़ेगा कोई और होगा। एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, राहुल गांधी पर आरोप लगाया जाता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। यहां देखिए, एक चुनाव हारी और राजनीति छोड़कर चली गई। और एक और चीज देखिए, कभी मोदी सरकार में बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, एक चुनाव हारी, दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। यह है लॉयल्टी। एक नई स्टार मिल गई, उनका नाम कंगना रनावत है। मंडी में बाढ़ आई हुई है, बयान पर बयान दे रही हैं। कई दिनों तक तो उनका पता ही नहीं चला, उसके बाद जब पहुंची तो बयान पर बयान दे रही हैं। और एक बयान में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि एमपी होना बड़ा मुश्किल काम है, लोग कोई भी समस्या लेकर चले आते हैं और मेरे पास तो कोई मंत्रालय है नहीं कि मैं लोगों की समस्या सुलझाऊं। यह एमपी होने से पहले पता नहीं था। वो भी फिल्मों में हाथ पांव मार रही हैं। दिक्कत यह है कि लास्ट जितनी फिल्मों में काम किया है उन्होंने, ज्यादातर फिल्में खुद ही बनाई हैं और ज्यादातर फिल्में डब्बे में चली गई। योगी आदित्यनाथ ने प्रचार कर लिया, अमित शाह ने प्रचार कर लिया, उसके बाद भी फिल्में नहीं चली। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ये जो फेम है, बहुत सारे लोगों को अहंकार हो जाता है कि बस
अब तो हम भगवान हो गए, जनता हमारे पीछे पीछे घूमेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली बार मंडी से चुनाव हार जाएं, उनकी भी राजनीति इसी तरह से खत्म हो जाए और फिल्मों में काम भी ना मिले। सीरियल्स में तो फिर भी चलिए, पुराने उनके रिश्ते थे और सुपर डुपर हिट था तो काम मिल गया। उम्मीद होगी लोगों को जो उस सीरियल से जुड़े हुए हैं, जो उसमें पैसा लगा रहे होंगे, कि लोग एक बार फिर से देखेंगे। हालांकि मुझे जो लगता है वो ये कि इस बार ये सीरियल उतना तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास भी जाने वाला नहीं। डेली सोप अपेरा का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। एक बीच में टाइम आया था, लेकिन नेटफ्लिक्स और प्राइम वगैरह वगैरह आने के बाद लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि फिलहाल कोई डेली सोप अपेरा के लिए बहुत ज्यादा स्कोप रह नहीं गया है। लेकिन खैर, हमारी तो शुभकामना होगी कि उनकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे, सीरियल्स में काम मिलता रहे, फिल्मों में भी उनको माता जी का, बहन जी का इस तरह का किरदार तो मिल ही सकता है, तो मिलता रहे, पैसे रुपए आते रहें, उनकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन राजनीति में आने के बाद और एक आध जीत के बाद जो लोग अहंकार से जरूरत से ज्यादा भर जाते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि कभी अहंकार में पागल होकर गरजने वाली स्मृति ईरानी अब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक्टिंग कर रही हैं, और जिस राहुल गांधी पर वो जबरदस्त हमला किया करती थी, जिनका मजाक उड़ाया करती थी, वो आजकल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो समय बदलता रहता है, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। देश की राजनीति से भी बहुत सारी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। यूपी पुलिस को हाईकोर्ट से लगी फटकार, कहा हिस्ट्री शीटर के घरों पर मनमाने तरीके से ना घुसे। पुलिस किसी को हिस्ट्री शीटर बताकर निजता का उल्लंघन नहीं कर सकती। यूएई का गोल्डन वीजा मिलेगा, अब 23 लाख रुपए में निवेश की अनिवार्यता हुई खत्म। कड़ी जांच और सोशल मीडिया ऑडिट जरूरी, पूरी वीजा प्रक्रिया हुई आसान। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और की तरफ से क्यों होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ग्रामीण बैंक से हुई 10 लाख की लूट। 3 अपराधियों ने बैंक में घुसकर कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाया। पुलिस कर रही आरोपियों की पहचान। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, इसमें भारत शामिल नहीं। जापान, साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। यूपी के प्रयागराज में दिहाड़ी के 6,000 रुपए मांगने पर मजदूर को पीट कर मार दिया गया। मृतक मजदूर की बेटी का आरोप, आरोपी ठेकेदार शराब पिए हुए थे। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या महाराष्ट्र के पुणे में हुआ मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार? महाराष्ट्र पुणे में पौड़ और पिरंगुट गांव से एक खबर सामने आई है। कहा गया कि यहां मुस्लिम समुदाय को धमकियां दी जा रही हैं और उनका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वजह से पिछले 2 दशकों से यहां रह रहे मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। गांव के कुछ हिंदू निवासियों का कहना है कि वो इन मुसलमानों को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो स्थानीय नहीं है। 2 जुलाई को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCAL और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की एक टीम ने इन गांव का दौरा किया। उन्हें वहां डर का माहौल, बंद दुकानें और उजड़े हुए परिवार मिले। ये जांच 2 मई को पौड़ गांव में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के कथित अपमान के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद 5 मई को बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने रैलियां निकाली और गैर स्थानीय मुसलमानों के बहिष्कार की अपील करते हुए अवैध पोस्टर लगाए। इन रैलियों में मुसलमानों को खुलेआम धमकियां भी दी गई थी। PUCAL के अनुसार इन पोस्टरों और लगातार मिल रही धमकियों से गांव में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। PUCAL ने 4 जुलाई को पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल को एक ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन उनकी असर से मुसलमानों की बेकरी, कबाड़ की दुकानें, नाई की दुकानें और चिकन सेंटर जैसी कई दुकानें अभी भी बंद पड़ी हैं। जांच टीम ने पौड़ थाने के इंस्पेक्टर संतोष गिरी गोसावी से भी मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि SP के आदेश
प्रदेश पर विवादित पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन केवल पोस्टर हटाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कई मुस्लिम दुकानदारों को हिंदुत्व संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा दुकानें किराए पर ना देने और इलाका छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र सेना का सदस्य धनंजय देसाई, जो पहले एक हत्या के मामले का आरोपी भी रह चुका है, एक बार फिर इन धमकियों के पीछे मुख्य चेहरा बताया जा रहा है। पुलिस ने पुष्टि की है कि देसाई के खिलाफ एक फार्म हाउस पर कब्जा करने का मामला भी दर्ज है और वो फिलहाल फरार है। स्थानीय खबरों के अनुसार जून की शुरुआत में एक कबाड़ी की दुकान जला दी गई थी, जिससे उन्हें लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपना परिवार पास के कामशेद गांव भेजना पड़ा और शिकायत व मुआवजे की मांग के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई मुस्लिम परिवार अपने पैतृक गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। कुछ ने पास के कामशेद गांव में शरण ले ली है और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है, जो बीच में ही छूट गई है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मुसलमानों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 400 गांव वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। मैं अपने बेटे के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर गया था, तब मेरी तस्वीर तुरंत ग्रुप में डाल दी गई। POCL ने इस सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को संविधान विरोधी बताया है और अन्य नागरिक संगठनों के साथ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। धारावी और बांद्रा रिक्लेमेशन के बाद अडानी को कौन सा नया प्रोजेक्ट मिला? जहां पहले ही गौतम अडानी के धारावी प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, विपक्ष लगातार केंद्र और गौतम अडानी के बीच साठगांठ की बात कर रहा था। वहीं इस बीच एक नई खबर सामने आई है कि अडानी समूह को मुंबई में तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। धारावी और बांद्रा रिक्लेमेशन के बाद अब उन्हें गोरेगांव में मोतीलाल नगर को फिर से विकसित करने का काम मिला है। ये 142 एकड़ में फैला 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 7 जुलाई को अडानी समूह के साथ करार किया। अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ज्यादा जगह लगभग 3.97 लाख वर्ग मीटर बनाने की पेशकश कर यह टेंडर जीत लिया। महाडा का कहना है कि यह प्रोजेक्ट मोतीलाल नगर की 3 कॉलोनियों को आधुनिक घर और दुकान में बदल देगा, जिसमें 3,372 परिवार, 328 दुकानें और 1,600 झुग्गीवासियों का पुनर्वास होगा। जहां एक तरफ इस प्रोजेक्ट को लोगों को आधुनिक घर देने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों ने पारदर्शिता की कमी की शिकायत की है। शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी पारदर्शिता की मांग की है। विपक्ष ने धारावी प्रोजेक्ट की तरह ही मोतीलाल नगर प्रोजेक्ट में भी अडानी समूह को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। जहां पहले ही धारावी प्रोजेक्ट के कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, वहीं इस नए प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उनका दावा था कि धारावी के निवासियों के पुनर्वास और अधिकारों पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई, जिससे लोग नाराज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं दिया और हजारों निवासियों ने अपनी आजीविका और आवास के नुकसान के डर से विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार ने अडानी समूह को काम सौंपते हुए प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है। विपक्ष का आरोप है कि मोतीलाल नगर और बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स में भी पारदर्शिता की कमी है और अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दी गई है। मराठी भाषा विवाद के बीच MNS नेता कार्यकर्ता हिरासत में क्यों लिए गए? महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ठाणे के भायंदर में एक रैली निकालने जा रहे थे। ये रैली व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में थी। पुलिस ने इस रैली की इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने सुबह करीब 3:30 बजे जाधव को उनके ठाणे स्थित घर से पकड़ लिया और कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया और भायंदर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है। कमिश्नर ने बताया कि MNS ने रैली के लिए नहीं बल्कि एक सभा के लिए इजाजत मांगी थी। असल में 1 जुलाई को भायंदर में MNS कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की थी क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की थी और इसके विरोध में व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था। और मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वो MNS को सभा की इजाजत दे रहे थे, लेकिन वो इस रास्ते से मार्च करना चाहते थे जहां इसकी अनुमति नहीं थी। उन्होंने दूसरा रास्ता सुझाया, लेकिन MNS नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि उन्हें इजाजत नहीं दी गई।
कल क्यों बंद रहेगा भारत? कल यानी 9 जुलाई को भारत बंद के कारण बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे और सरकारी परिवहन जैसी कई जरूरी सेवाएं रुक सकती हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। 10 बड़े मजदूर संगठन और उनके साथी इस हड़ताल को बुला रहे हैं। इस बंद का मुख्य मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें मजदूर संगठन मजदूरों और किसानों के खिलाफ और बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में मानते हैं। इस हड़ताल में बैंक, डाक, कोयला, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। किसान और ग्रामीण मजदूर भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये हड़ताल पूरे देश में होगी, लेकिन रेलवे और पर्यटन जैसी कुछ बहुत जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रख दिया गया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है, मजदूरों के हक को छीन रही है और नए लेबर कोड्स लाकर मजदूरों के हड़ताल करने और अपनी बात मनवाने की ताकत को कम कर रही है। इस हड़ताल से मुख्य रूप से ये सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। सरकारी और सहकारी बैंक बंद रह सकते हैं या उनकी सेवाएं सीमित की जा सकती हैं। डाक का काम रुक सकता है, जिससे चिट्ठी पत्र देरी से पहुंचेगी। सरकारी बसें और राज्य परिवहन की सेवाएं भी रुक सकती हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। कोयला निकालने और फैक्ट्रियों में काम रुक सकता है। LIC और अन्य बीमा कंपनियों के दफ्तरों में काम पर असर पड़ सकता है। किसान संगठन और खेत मजदूरों के संगठन भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। वो गांव में बड़े प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। कुछ विपक्षी दल भी इस हड़ताल के साथ हैं। मजदूर संगठन पहले भी नवंबर 2020, मार्च 2022, फरवरी 2024 में ऐसी देशव्यापी हड़तालें कर चुके हैं। यूनियनों का कहना है कि ये हड़ताल शांतिपूर्ण होगी। इसका मकसद सरकार का ध्यान मजदूरों और किसानों की समस्याओं की ओर खींचना है। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।